प्रेपरेशन ऑफ सोल आज आपने पढ़ना है। इससे पहले आपने जो एक लेक्चर दिया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सोल का है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं सब्सटेंसेस की, जिनको आपने पढ़ा था कि ये कोलाइडल सॉल्यूशंस है। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है, इसमें जो है इसके कंपोनेंट्स का जो पार्टिकल साइज़ है या इसकी आप कह लें कि इसकी जो डिस्पर्स्ड फेज़ का आपके पास जो है वो पार्टिकल साइज़ है, उसमें वो क्या होता है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन से अगर आप उसको कंपेयर करें तो उससे ग्रेटर है। और जितने भी आपके पास जो है वो सस्पेंशंस हैं उनसे जो है ये आपके पास जो है वो स्मॉलर है। तो इन एक्चुअल आपके पास जो है वो सोल्स जो हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक और कैरेक्टरिस्टिक नेम है, और इसमें जो आपके पास पार्टिकल साइज़ होगा डिस्पर्स्ड फेज़ का वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो है वो बड़ा होगा और सस्पेंशंस के मुकाबले में जो है वो छोटा होगा। तो ये जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनकी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में और कुछ जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एरियाज़ में जो है वो इसकी पर्टिकुलर जो है वो सिग्निफिकेंस है। इसलिए अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, यानी आपके पास कॉमनली ज़्यादा ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, अगर आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है और आपको वो रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो आप उसे खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो जब आप कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रेपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो आपने फर्स्ट जो है वो तो अंडरस्टैंड करना है इसकी जो दो आपने कैटेगरीज पढ़ी हैं, जिसमें से एक को आपने कहा है लायोफिलिक सोल और एक को आपने कहा है लायोफोबिक सोल। ये फिलिक टर्म जो है ये आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है। लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि ये जो है वो लविंग टर्म को यूज़ करती है, लविंग एंड फोबिक फॉर हेटिंग टर्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है नेचुरल लायोफिलिक सोल के अंदर कि आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम होता है, यानी आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसके दरमियान गुड अट्रैक्शन होती है, यानी डिस्पर्स्ड फेज़ को जैसे ही किसी डिस्पर्शन मीडियम में ऐड किया जाता है दोनों आपस में गुड बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। और दोनों की जो मिक्सिंग होती है वो एब्रप्ट होती है, ठीक है, यानी दोनों बहुत इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। फर्दर आप इसकी मिक्सिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इसमें कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स भी ऐड करते हैं जिनको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। अब स्टेबलाइजर्स आपके पास क्या हैं, कुछ पर्टिकुलर जो है वो आपके पास जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है कि जब भी आप किसी डिस्पर्स फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में मिक्स करें तो ये उसकी मिक्सिंग को बढ़ाएं, इन्हांस करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था कि जब आप किसी जो है वो ऑयल के कंपोनेंट को किसी वाटर के कंपोनेंट में मिक्स करते हैं। ऑयल और वाटर आपको पता है कि ये दोनों इमिसिबल हैं और इनकी मिक्सिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत मुश्किल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी इन दोनों को मिक्स करना रिक्वायर्ड होता है तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल ऐड करते हैं जो इसकी उस बाउंड्री पे एक्ट करते हैं जहाँ पे वाटर और ऑयल जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होते हैं। और वो जो केमिकल होते हैं वो स्टेबलाइज़र होते हैं। उनका एक पार्ट जो होता है वो लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है। और वो सरफेस पे क्या करते हैं कि जो लायोफिलिक पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट को यानी ऑयल को जो है वो रिपेल करता है, लेकिन वो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह आपके पास जो लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट होते हैं, क्योंकि आपके जो कंपोनेंट्स में भी एक जो है वो लायोफिलिक और लायोफोबिक है, तो जो लायोफिलिक होता है वो लायोफिलिक को सरफेस पे जो है वो बाइंड कर लेता है और लायोफोबिक को बाइंड कर लेता है, और सरफेस जो होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। ये इंटरफेस जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं और मालिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर अकामुलेट करना शुरू हो जाते हैं, मिक्सिंग फैसिलिटेट हो जाती है। यहाँ पे आपके पास जो स्टेबलाइज़र है उसका भी यही फंक्शन है कि वो इसी तरह आपके पास जो है वो मिक्सिंग की जो दोनों इंटरफेसेस है, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जहाँ पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जो है वो ये एक्ट करते हैं और दोनों की जो है वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के मालिक्यूल्स को जो है वो क्लोज लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करके जैसे ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जो हैं ये एक्ट करते हैं।
तो स्टेबलाइज़र का पहला फंक्शन है मिक्सिंग को फैसिलिटेट करना और दूसरा इसका फंक्शन है किसी भी केमिकल की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना। असल में क्या होता है कि कुछ आपके पास जो है वो होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के केमिकल्स, जिनको जब आप आपस में ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन के बाद कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसके कुछ देर के बाद ही उस सब्सटेंस पे कोई फंगल अटैक हो जाता है, कोई बैक्टीरियल अटैक हो जाता है और सरफेस जो है वो आपकी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है या डेट्रियोरेट होने लग जाती है। तो ये जो आपके स्टेबलाइज़र्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर कंडीशन को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं ताकि आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है वो दोनों आपस में इंटरेक्शन के बाद जो है उसी रिक्वायर्ड जो है वो आइडेंटिटी में अवेलेबल रहें जिसमें आपको वो रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वो जो केमिकल होते हैं जो बैक्टीरियल अटैक की वजह से बैक्टीरियल अटैक को बढ़ाते हैं या बैक्टीरियल अटैक को फैसिलिटेट करते हैं या डिफरेंट किस्म के फंजाई को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेबलाइज़र्स क्या करते हैं उनके के लिए जो फिजिबल कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर या प्रेशर या किसी और केमिकल रिक्वायरमेंट जो कि उनके लिए जो है वो अट्रैक्शन की काज है उसको रिड्यूस कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और बैक्टीरियल अटैक की वजह से वो डिकम्पोज नहीं होते। तो ये स्टेबलाइज़र्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने का दो पर्पज़ है। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो क्योंकि लायोफिलिक सोल जो होते हैं उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के एक दूसरे के लिए गुड अट्रैक्शन है, तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं। आपने सिंपली जो है वो डिस्पर्स फेज को किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करना है, साथ में एक स्टेबलाइज़र ऐड कर देना है, आपके पास सिंपली जो है वो मिक्सिंग से जो है वो एक लायोफिलिक सोल बन जाएगा। जैसे आप स्टार्च की स्लरी को लें और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दें, थोड़ी देर के बाद जो है वो दोनों जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में और गुड एफिशिएंसी के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे क्योंकि दोनों की एक दूसरे के लिए गुड अट्रैक्शन है। अब अगर आप लायोफोबिक सोल्स की तरफ आ जाते हैं तो लायोफोबिक सोल में एक्चुअली आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है दोनों की एक दूसरे के लिए अच्छी अट्रैक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ फिज़िकल मेथड्स और कुछ केमिकल मेथड्स जो हैं वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम के अंदर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास होता क्या है कि डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर हल हो जाती है, लेकिन बाय ऑपरेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो फिज़िकल नेचर का हो सकता है या केमिकल नेचर का हो सकता है। अब यहाँ पे जो है वो आपने जब लायोफोबिक सोल्स जो हैं उनकी जो है वो प्रेपरेशन के मेथड्स डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले आपने एक जो फैक्टर जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपका जो लायोफिलिक सोल है और लायोफोबिक सोल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सोल हैं। ठीक है, सिंपली जो है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये दोनों जो हैं इनके अंदर एक करैक्टरिस्टिक जो है वो ये पाई जाती है कि ये ट्रू सॉल्यूशन से जो है वो साइज़ में पार्टिकल साइज़ वाइज जो है वो लार्जर होते हैं और सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं। अब अगर आपने प्रिपेयर करना है इनको तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं हैं, या तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशंस हैं या आपके पास सस्पेंशंस हैं। तो आपने क्या करना है कि या तो सस्पेंशन से आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने हैं या फिर आपने ट्रू सॉल्यूशन से जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो पहला जो आपका ज़रा कॉमन मेथड है वो सस्पेंशन से कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने का, यानी इसमें होता आपके पास ये है कि आपके जो पार्टिकल साइज़ होते हैं डिस्पर्स फेज के वो आपके जो है वो रिक्वायर्ड साइज़ से लार्जर हैं, यानी कोलाइडल साइज़ से लार्जर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अब अगर आपने इनसे सोल्स बनानी है तो आपको इनको ब्रेक डाउन करके क्या करना पड़ेगा, पहले जो है वो स्मॉलर साइज़ में लाना पड़ेगा, कोलाइडल रेंज की साइज़ में जो है वो लाना पड़ेगा। इसके लिए जो है वो आप कुछ पर्टिकुलर जो है वो मेथड्स यूज़ करेंगे, जो है वो सस्पेंशन साइज़ के जो आपके पास जो होंगे पार्टिकल्स उनको कोलाइडल रेंज में लाने के लिए कुछ पर्टिकुलर किस्म के फ़िज़िकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं और कुछ केमिकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर जो है वो कौन कौन से फ़िज़िकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपके पास फ़िज़िकल मेथड यूज़ होगा जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए वो आपके पास होगा मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड या डिस्पर्शन मेथड।
डिस्पर्शन मेथड जो है वो इन एक्चुअली आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास जो पार्टिकल साइज़ होता है वो कोलाइडल रेंज से लार्जर होता है और आपने पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सोल के साइज़ में लाना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास वो मेथड इन्वॉल्व होंगे जो श्रेड करते हैं, यानी लार्जर पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिनका साइज़ कोलाइडल रेंज के अंदर जो है वो आ जाता है। इसमें आपके पास जो है वो डिस्पर्शन मेथड में जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन। जहाँ पे भी आपके पास मैकेनिकल का लफ्ज़ आ जाए क्लास, आपने याद रखना है कि यहाँ पे सम टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व है। ये जो आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हैं ये मैकेनिकल एनर्जी के ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में किसी न किसी किस्म की मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी आपने क्या करना है, किसी न किसी किस्म की फोर्स लगानी है, फिर मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है और उस मूवमेंट से जो है वो आपने सस्पेंशन साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके कोलाइडल रेंज के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ये जो सस्पेंशन साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं इनको आप कोरस पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो आपके सस्पेंशन साइज़ के पार्टिकल्स हैं उसको आपने पर्टिकुलर किस्म की मिल या मैकेनिकल मशीन के अंदर लेके आना है, जिसको हम कहते हैं कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल आपके पास क्या है, इन एक्चुअल एक मैकेनिकल मशीन है। ये मैकेनिकल मशीन जो है वो आपके पास इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट से जो है वो कोरस पार्टिकल्स को जो है वो कोलाइडल रेंज के अंदर लेके आती है। इसमें आपके पास क्या होती हैं, दो मेटेलिक डिस्क्स होती हैं इस तरह से। इस तरह की मेटेलिक डिस्क आपने देखी होती है, जिस तरह आपके पास सीडी होती है, दो मैकेनिकल डिस्क होती हैं आपके पास और ये मेटेलिक डिस्क हैं, यानी किसी न किसी मेटल से बनी हुई होंगी, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल डिस्क होती हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, इतनी क्लोज कि आप कह सकती हैं कि आलमोस्ट टचिंग ईच अदर होती हैं। ठीक है। और आपके पास ऊपर जैसे आपके पास चक्की होती है, इसके ऊपर भी जो है वो एक शाफ्ट बनी होती है और नीचे भी एक शाफ्ट बनी हुई होती है। अब आप करते क्या हैं कि आपके जो कोरस पार्टिकल्स हैं, कोरस पार्टिकल्स जो आपके हैं उनको आप क्या करते हैं कि आप उनको डिस्पर्स करते हैं किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। यानी आपने अपने कोरस पार्टिकल्स लिए, ठीक है, आपने क्या किया, उनको किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व किया। सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व करने के बाद आपके पास ये जो मिक्सचर है इसको आपने क्या करना है, ये जो आपकी आलमोस्ट टचिंग ईच अदर जो है वो मेटेलिक डिस्क हैं उसके अंदर से इसको पास करवाना है। पास करवाने के बाद ये जो आपकी मेटेलिक डिस्क हैं ये मूव करती हैं एट वेरी हाई स्पीड, इनके पास कैपेबिलिटी है वेरी हाई स्पीड पे मूव करने की। लेकिन मूव ये कैसे करती हैं कि दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर एक जो आपकी डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो दूसरी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें डिस्पर्स फेस भी है, डिस्पर्शन मीडियम भी है, वो इन नियरली टचिंग डिस्क के दरमियान जो है पिस जाता है, ऐसे कि दो अपोजिटली हाई स्पीड मूविंग डिस्क जो है वो उसको अपने दरमियान जो है वो श्रेड कर देती हैं, पीस देती हैं, जिसकी वजह से वो जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो कट के स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कोलाइडल मिल है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके कोरस साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं आप उनको इस एक मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हुए जिस एक मशीन के थ्रू जिसको आप कोलाइडल मिल कहते हैं कोलाइडल रेंज के अंदर जो है वो ले आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल डिस्पर्शन जो है उसकी आपको टू सम एक्सटेंट समझ आ गई होगी कि मैकेनिकल डिस्पर्शन में आपने कोरस साइज़ के पार्टिकल्स को कोलाइडल मिल के थ्रू ब्रेक डाउन करके जब ये यहाँ से रिलीज़ होगा आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का मिक्सचर, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे कोरस साइज़ के वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो आपका जो सस्पेंशन है वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन का मेथड, ठीक है। अब इस मेथड के थ्रू जो आपके दो बड़े मशहूर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें से एक आपके पास है कोलाइडल
ग्रेफाइट, इसको जो है वो आप मैकेनिकल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ये आपके पास कोलाइडल रेंज का जो है वो एक प्रोडक्ट है। और दूसरा जो है वो आपके पास ये प्रिंटिंग इंक्स जितनी भी हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है इनसे। तो ये आपके पास आ गया है कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने का पहला मेथड, जो कि आपके पास था डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, इसको आप मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड भी कह सकते हैं। इसको आपने ये भी याद रखना है कि ये आपके पास कौन सा मेथड था जिसमें आपने सस्पेंशन या कोरस पार्टिकल्स को जो है वो कोलाइडल रेंज में फाइनली कन्वर्ट किया है। उसके बाद जो आपके पास सेकंड मेथड आता है वो है आपके पास इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का लफ्ज़ इसके अंदर आ गया है, जिससे आपको ये तो पता लग गया कि जो आपके अवेलेबल पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ जो है वो कोलाइडल रेंज से ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने उनको श्रेड करके ब्रेक डाउन करके स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स में लेके आना है जिनका साइज़ कोलाइडल रेंज में आता हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी। अब इसके लिए आप जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसमें आप एक स्पेसिफिक किस्म का जो है वो आप समझे कि इलेक्ट्रिक सेल प्रिपेयर करते हैं। यानी आपके पास कुछ पर्टिकुलर किस्म की मेटल्स जिनको आप नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स में आपके पास कौन कौन सी मेटल्स आती हैं? नोबल मेटल्स में आपके पास आ जाती है सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर एंड प्लैटिनम। ये आपके पास जो नोबल मेटल्स होती हैं, इनको नोबल कहने की रीज़न दो रीज़न्स है। एक तो ये है कि ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है और केमिकल रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये एटमॉस्फेरिक एंटिटीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती और इनकी सरफेस जो है वो कोरूड नहीं होती। और दूसरा ये कि ये आपके पास जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं जिनसे आप जो है वो ज्यूल्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इनको नोबल मेटल्स कहने की दो रीज़न्स हैं। अब इन मेटल्स का अगर आपके पास साइज़ जो है वो कोलाइडल रेंज से बड़ा है तो उसको कोलाइडल रेंज में लाने के लिए आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। अब उस इलेक्ट्रो डिस्पर्शन में आपके पास जो है वो दो किस्म की जो आपके पास टेक्निक्स हैं या दो किस्म के जो आपके पास प्रोसेसेस हैं वो एक साथ जो है वो टेक प्लेस करते हैं, जिसमें एक है डिस्पर्शन और दूसरा जो इसके अंदर मेथड यूज़ हो रहा है वो आपके पास है कंडेंसेशन। ये दोनों जो है वो काम करते हैं कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाने के लिए। अब जो डिस्पर्शन है वो कैसे आपके पास होती है कि आपने जिस भी मेटल की कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं। अब कंडेंसेशन और डिस्पर्शन जो है वो कैसे होंगी आपके पास कि जिस भी पार्टिकल का आपने जिस भी इनमें ये जो आपके पास नोबल मेटल्स हैं इसमें से जिस भी मेटल के आप कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं आप उसकी दो वायर्स लेंगे, मेटेलिक वायर्स। यानी गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं तो उसकी दो मेटेलिक वायर्स ले लें, गोल्ड की दो मेटेलिक वायर्स ले लें, सिल्वर की दो मेटेलिक वायर्स ले लें या प्लैटिनम की दो मेटेलिक वायर्स ले लें। ठीक है, इनको आपने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। दरमियान में आपने एक इलेक्ट्रिक आर्क लगाना है। इलेक्ट्रिक आर्क लगाने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट सेटअप करना है कि जब आप इस बैटरी को ऑन करें तो क्या हो कि ये दोनों जो मेटल्स हैं ये दरमियान में एक जो है वो स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। उस स्पार्क की पावर से क्या होगा कि ये जो आपके पास मेटल्स होंगी इनका कुछ पार्ट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि साथ ही आपने जो है वो कंडेंसेशन ऑपरेटस लगाया हुआ है। इस सारे को आपने कंडेंसेशन ऑपरेटस में सेट किया हुआ है, यानी एक ऐसे कंटेनर के अंदर जिसके साथ जो है वो आपके पास आइस का सेटअप है। आइस के जो क्यूब्स हैं वो आपने बाहर लगाए हुए हैं। ठीक है, आइस के क्यूब्स का काम क्या है? हीट के इफ़ेक्ट्स को जो है वो रिड्यूस करना। असल में होता ये है कि आपने सपोज जो है वो अगर गोल्ड के जो है वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स जो हैं वो इसके बन जाएंगे अगर आप इसको हीट करेंगे। जैसे ये बैटरी ऑन होगी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क की पावर से ये जो आपके पास मेटल वायर्स है इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही इस मेटेलिक वायर के वेपर्स बनेंगे साथ में आपने जो है वो कूलिंग अपरेटस लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो वेपर्स होंगे वो फ़ौरन से कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होने का मतलब ये है
कि कूल डाउन हो जाएंगे, और कूल डाउन होने के बाद आपके पास जो नई शेप आएगी वो आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइडल रेंज के होंगे। तो इलेक्ट्रोडिस्पर्शन में आप क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट की ऑपरेशन के थ्रू जो है वो पहले डिस्पर्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो आप कंडेंसेशन करते हैं, जिसमें वेपराइज्ड मेटल जो होती है उसको कूल डाउन करके उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपके पास सेकेंड मेथड है। आपके पास यहाँ पे जो है वो इस डिस्पर्शन में मेथड यूज़ होगा, वो आपके पास है पेप्टाइजेशन। अब जो पेप्टाइजेशन है इसका क्लास आपने याद रखना कि आपने कोगुलेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है पहले, ये उसका रिवर्स है। कोगुलेशन में आप क्या करते हैं कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको आप एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच करके न्यूट्रलाइज करके जो है वो लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स जो है वो बना लेते हैं। कोगुलेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है कि प्रेसिपिटेट आपके पास बनने में, ये जो आप पढ़ते हैं ना प्रेसिपिटेशन में, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन करके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, उन प्रेसिपिटेट्स को एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर देना है। ठीक है, जब आप प्रेसिपिटेट्स को किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और साथ में आप जो है वो क्या करते हैं, एक पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। ये पेप्टाइजिंग एजेंट जो होता है ये कॉमन आइन प्रोवाइड करता है। कॉमन आइन इफेक्ट आपने पहले पढ़ा होगा, उसको आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ये जो आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है ये कॉमन आइन जो है वो प्रोड्यूस करता है या कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उस कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से जो आपके प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके जो है वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये आपको समझ कैसे आएगा मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास होता ये है कि सपोज़ आपके पास एक जो मेटल है उसके आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, कोलाइडल रेंज के जो है वो पार्टिकल्स कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जब प्रिपेयर होता है लैब के अंदर तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है और इसका साइज़ जो होता है वो कोलाइडल रेंज से बड़ा होता है। अगर आप इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स जो हैं इसको एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम सपोज वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर देते हैं और यही आपका प्रेसिपिटेट है। डिज़ोल्व करने के बाद आप क्या करते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट आपके पास क्या होता है, ये कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इस मीडियम के अंदर जो डिसोल्यूशन होती है उसको सपोर्ट करता है और ये आपके पास कॉमनली कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है। और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्कस किया उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी आपने डिस्कस कर लिया कि वो कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप फेरिक क्लोराइड को एज पेप्टाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस कर देते हैं जो है वो ऐड कर देते हैं तो कॉमन आइन इफेक्ट जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होने का चांस है। अब क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास जो है वो कोरस साइज़ के पार्टिकल के साइज़ में अवेलेबल है और फेरिक क्लोराइड आप इसके अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं तो डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से वो फेरिक आइन और क्लोराइड आइंस में कन्वर्ट होगा। अब ये जो फेरिक आइंस और क्लोराइड आइंस हैं वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जाके जो है अपोजिटली चार्ज आइन इसकी सरफेस पे, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की सरफेस पे जाके जो है वो एड्जॉर्ब होना शुरू कर देंगे और उसकी सरफेस को जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको चेंज करेंगे, उसके ब्रेक डाउन को फैसिलिटेट करेंगे और फाइनली क्या होगा कि ये आपका जो कोरस साइज़ का पार्टिकल्स होगा ये ब्रेक डाउन होकर कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में और उसमें फेरिक क्लोराइड को एज पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है जो इसकी सरफेस पे एक्ट करते हुए इसको ब्रेक डाउन करके कोरस साइज से कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर देता है। तो एक आपके पास ये मेथड आ जाएगा। ये आपके पास आ गए थे 3 डिस्पर्शन मेथड। जो आपने 3 डिस्पर्शन मेथड डिस्कस किए हैं उसमें अब आपने याद रखना है कि एक आपके पास था मैकेनिकल डिस्पर्शन, एक आपके पास था इलेक्ट्रो डिस्पर्शन और एक आपके पास था पेप्टाइजेशन। अब आपने देखना है इसका रिवर्स प्रोसेस जिसको आप कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड कहते हैं।
ये जो कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड है, ये आपने देख लेना है कि ये आपका जो डिस्पर्शन मेथड है उसके अपोजिट है। उसमें आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोरस साइज़ के होते हैं और आप उनको ब्रेक डाउन करके फाइनली कोलाइडल रेंज में आते हैं। यहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडल रेंज से स्मॉलर है, यानी ट्रू सोल्यूशन है, और आपने उस ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स को जो है वो इनलार्ज करके कोलाइडल रेंज के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप स्मॉलर पार्टिकल्स को एग्रीगेट करें, आपस में इकट्ठा करें, उनका क्लस्टर बनाएं, उनको कंडेंसेट करें, और कंडेंसेट करने के बाद उसको कोलाइडल रेंज के अंदर जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर दें। तो इसमें आपके पास वहाँ पे आपने देखा था कि ज़्यादा आपके पास फिज़िकल मेथड्स इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ केमिकल मेथड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनको कोलाइडल रेंज के अंदर मूव करवा सकते हैं। इसमें जो आपके पास सबसे पहला मेथड है वो है आपके पास रिडक्शन। रिडक्शन अगर आपने केमिस्ट्री में जो है वो ज़रा डिटेल में पढ़ा हो, पहले अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको याद होगा कि रिडक्शन आपके पास क्या होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आप कहते थे ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में आप कहते थे कि ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आप कहते थे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, तो रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पे उसने ये बताया कि अगर आप नोबल मेटल्स जो हैं उनके साल्ट अवेलेबल हैं आपके पास, नोबल मेटल्स के सपोज जो हैं वो आप कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं और आपके उसके पास साल्ट हैं, साल्ट जो हैं वो जब भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन ही बनाते हैं। जैसे आपके पास अगर सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, तो ये जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। आप क्या चाहते हैं कि ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए या सिल्वर सोल में कन्वर्ट हो जाए। सिल्वर सोल का मतलब ये है कि जो सिल्वर मेटल है उसके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने की बाय डेफिनेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ऑक्सीडेशन का उलट, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है उसका रिमूवल या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी एडिशन। तो वो आप कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल आप क्या करते हैं, इसके अंदर कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक साल्ट मोस्टली आप यूज़ करते हैं यहाँ पे टैनिक एसिड। कुछ आपके पास जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये रिडक्शन का प्रोसेस काज करवाते हैं, जब उनको किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अगर आप टैनिक एसिड एक रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक जो है वो एसिड है, इसको अगर आप ऐड कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसके रिमूवल या इलेक्ट्रॉन की जो है वो एडिशन की काज जो है वो क्रिएट करेगा, और क्या होगा कि ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है ये सिल्वर सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी बाय रिडक्शन आपने क्या करना है, साल्ट के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना है या इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल को फैसिलिटेट करना है, जिसकी वजह से आपका जो साल्ट है या ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल रेंज की सोल बना देगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज़ गोल्ड का साल्ट है, ठीक है, यानी आपके पास क्या है, गोल्ड क्लोराइड है, इसमें भी अगर आप टैनिक एसिड ऐड करें तो सेम फंक्शन होगा और ये गोल्ड सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये एक रिडक्शन का मेथड है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो नोबल मेटल्स के साल्ट्स होते हैं उससे उसके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स या सोल जो होते हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये वाला जो मेथड है ये आपने एक आजकल एक बड़ी जो है वो आपके पास रिसेंट टेक्नोलॉजी है या रिसर्च फील्ड है जिसको आप नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वो सेम मेथड यूज़ किया जाता है। गोल्ड या सिल्वर के साल्ट लिए जाते हैं और एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी सोर्स से सर्च करके उसको उसके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब दूसरा जो आपके पास केमिकल मेथड है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो है आपके पास ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड अभी बाय डेफिनेशन हमने कहा है कि ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है कुछ केमिकल्स होते हैं और आपको कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए उनके अंदर से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, आप क्या करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो करने का मतलब ये कि आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है किसी भी सोर्स से।
और वो सोर्स क्या हो सकता है, कोई साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट्स आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगी, इस H2S के ऊपर अटैक करेगी। कुछ देर के बाद जो है ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन होगा और वाटर में कन्वर्ट होगा और साथ में जो सल्फ़र बनेगी वो सोल की फॉर्म में बनेगी, यानी सल्फ़र सोल बन जाएगी, कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बन जाएगा, ये सल्फ़र का कोलाइड बन जाएगा। ठीक है। अगर आप एक और इसका एक अल्टरनेट आपके पास क्या हो सकता है कि अगर आप सल्फ़र का सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये भी हो सकता है कि आप जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रिपेयर करें और इस गैस को आप पास करवाएं एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर से जिसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है। जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो सल्फ़र सोल की फॉर्म में। तो ये आपके पास जो है वो एक ऑक्सीडेशन मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनको कोलाइडल रेंज में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि जो आपके पास कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड है, अभी तक उसमें आपने जो दोनों मेथड पढ़े हैं वो दोनों के दोनों आपके पास केमिकल है। तीसरा जो आपके पास मेथड है, तीसरा जो मेथड है उसमें भी आप क्या करते हैं, असल में केमिकल जो है ना मेथड ही यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में जो है वो क्या किया जाता है आपके पास कि कोई आपके पास साल्ट होता है, जैसे आपके पास फेरिक क्लोराइड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो साल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो डेफिनेटली वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, आइंस बनाते हैं, तो वो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में चले जाते हैं। तो अगर आपके पास ये साल्ट्स जो हैं जो कि वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसके अंदर आपके पास क्रोमियम आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है। वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्रोमियम, एल्युमिनियम और टिन आ जाती है। ठीक है। अगर इनके आपके पास जो है वो साल्ट्स हैं और आप उसको कोलाइडल रेंज में लेके जाना चाहते हैं, आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे कि आप फेरिक क्लोराइड को सपोज जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं या किसी भी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। कुछ देर के बाद जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है। इनकी हाइड्रोलिसिस होगी जिसके बाद जो फेरिक क्लोराइड है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और साथ में आपके पास बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये जो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये इन एक्चुअल आपके पास क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है या इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। और इस इनसॉल्युबल कंपोनेंट के पार्टिकल साइज़ को अगर आप जो है वो चेक करें किसी भी मेथड के थ्रू तो वो आपके पास जो है वो कोलाइडल रेंज में होगा। तो कुछ आपके पास साल्ट्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनकी हाइड्रोलिसिस करके उनको उनके हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो उनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कोलाइडल रेंज के होते हैं। बेशक वो खुद इटसेल्फ जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में आते हैं। तो जब आप उसके अंदर एक केमिकल चेंज इंट्रोड्यूस करके उसकी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं कि उसको साल्ट से जो है वो आपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका हाइड्रोक्साइड जो है इन एक्चुअल वो आपके पास क्या होगा, वो कोलाइडल रेंज में होगा और आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता ये है आपके पास, कैसे आप इसकी प्रेपरेशन को इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रेड कलर अपीयर होता है। तो जो आपका सोल बनता है वो रेड कलर का होता है। उसके बाद आपके पास जो मेथड आता है यहाँ पे वो आपके पास है डबल डीकम्पोजिशन मेथड। डबल डीकम्पोजिशन मेथड जो है ये भी आपके पास एक जो है वो केमिकल मेथड ही है। ये केमिकल रिएक्शन की जो है वो आप समझने कैटेगरी है। इसका भी आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा होगा कि सपोज़ आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी एक मॉलिक्यूल जो है वो सी डी के साथ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों ब्रेक डाउन होंगे। ए जो है वो सी के साथ मिक्स हो जाएगा और जो बी है वो डी के साथ मिक्स हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें 2 टाइम्स जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर आपने जो है वो सोल पार्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं तो आप एक ऐसा रिएक्शन जो है या ऐसे रिएक्टेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें डबल डीकम्पोजिशन का चांस हो। जैसे आपके पास अगर आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है, आर्सेनस सल्फाइड जो है ये आपके पास एक सोल है। ठीक है। इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि आपके पास आर्सेनस ऑक्साइड है, अगर आर्सेनस ऑक्साइड है आपके पास, ठीक है, आप इसको मिक्स करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या आर्सेनस ऑक्साइड को पास करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से, तो आपके पास क्या होगा, जो आर्सेनस
ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन सल्फाइड हैं ये दोनों ब्रेक डाउन होंगे, ये जो है ये सल्फ़र के साथ मिक्सअप हो जाएगा और बाकी आपके पास बन जाएगा साथ में वाटर। तो ये जो आपके पास नया कंपोनेंट बना है, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती है। तो ये जो आपके पास नई चीज़ बनती है ये आप कह सकते हैं कि ये टोटली आपके पास कोलाइडल रेंज की होती है। लास्ट जो आपके पास मेथड है वो यहाँ पे वो है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास क्या है कि आपने सपोज करना है कि आपके पास जो है वो एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है और एक सब्सटेंस सी है। 3 सब्सटेंसेस आपके पास। अब इन सब्सटेंसेस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो ए है वो सॉल्युबल इन बी है, ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन सी है। अब आपके पास सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि ए और बी और सी 3 सब्सटेंसेस हैं, ए बी में सॉल्युबल है लेकिन इनसॉल्युबल है इन सी। ये आपके पास एक कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी। अब ये जो आपके पास ए और बी ऐड करते हैं आपके पास, इन दोनों के सॉल्युबल होने का मतलब ये है कि दोनों की नेचर सेम है, या तो दोनों पोलर हैं या फिर दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो अगर ए जो है वो इसमें इनसॉल्युबल है तो डेफिनेटली बी भी इसके अंदर इनसॉल्युबल होगा। ये आपके पास जो है वो एक और जो है वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपके 2 सॉल्वेंट्स जो बी और सी हैं ये मिसिबल हों तो आपके पास क्या कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी। द सॉल्वेंट बी एंड सी should be miscible. The sulfur salt can be prepared by adding saturated solution of sulfur to in alcohol to water। यानी यहाँ पे उसने किया क्या, आपके पास कि अगर आप 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपके पास जो है वो अल्कोहल है, एक वाटर है, एक सल्फर, ठीक है। अल्कोहल जो है वो वाटर में जो है वो सॉल्युबल है, सल्फ़र में अगर इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में सॉल्युबल होना चाहिए। तो क्या किया जाता है कि जो आपके पास पहले से सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ए तो बी के अंदर सॉल्युबल है लेकिन जो ए है वो सी के अंदर इनसॉल्युबल है। अगर इन दोनों के अंदर कोई अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से, इनकी मिक्सिंग की वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो आपका जो है वो कोलाइडल रेंज में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट को चेंज करने से आपके पास जो ट्रू रेंज का सोल्यूशन है वो, या ट्रू रेंज की सब्सटेंस जो है वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास था प्रेपरेशन ऑफ सोल्स, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर ट्रू सोल्यूशंस हैं तो उनको एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड से आप क्या करते हैं, कोलाइडल रेंज में ले जाते हैं, और अगर कोरस हैं तो उनको आप मैकेनिकल मेथड से, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड या पेप्टाइजेशन से जो है वो ब्रेक डाउन करके कोलाइडल रेंज में ले जाते हैं। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ सोल का। इसमें अगर आपके पास कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे डिस्कस करें।